तो बच्चों ये 27 अप्रैल का जो टेस्ट है उसकी फिजिक्स के डाउट के सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन फिर बहुत 10th क्लास टाइप के क्वेश्चन था, पूछा नहीं जाना चाहिए था, बदल कोई बात नहीं। थ्री रेजिस्टेंसेस 2 ohm 3 ohm एंड 4 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ करंट थ्रू देम इज, तो ये पैरेलल में क्या होता है सबके लिए, तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो जो करंट का रेशियो हो जाएगा वो V बाई R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा V बाई 2 इज टू V बाई 3 इज टू V बाई 4। तो ये V तो ऊपर कट जाएंगे, पूरी चीज को हम लोग क्या करते हैं 2 3 4 का एलसीएम ले लें तो 12 से मल्टीप्लाई कर ले, तो रेशियो 6:4 to 3 हो जाएगा। नंबर 29 कह रहे हैं 5 वोल्ट बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm एंड 2 वोल्ट बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन का तरीका हमने बताया था कि इसे यहाँ पे एक बात मिस कर गया मैं, सॉरी। द पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द सेकंड बैटरी। तो बेसिकली क्या है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है जिसके साथ 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो दूसरी बैटरी है वो उल्टी लगी हुई है, ये ऐसे ऐसे 2 वोल्ट की बैटरी है जिसके साथ 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो the positive of the first battery is connected to the negative of the second battery at point P2, ये वाला point P2 है, and negative of the first battery is connected to the positive of the second battery at point P1, ये P1 है। If a 10 ohm resistor is connected between P2 and P1 in the current, तो वहां पे 10 ohm का resistor लगा लिया है A। तो भाई ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बड़ा सरल सा सवाल है, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करते थे, पहली बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी होती थी, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर लेते थे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 2 into 1 अपॉन 3 हो जाएगा 2/3 ओम। और दूसरी बात हो जाती थी E अपॉन R इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस बाई R2। यहां पर ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2/1। ठीक है, क्या हो रहा है, जो दूसरी वाली बैटरी है वो उल्टी लगी है, इसलिए E2 की वैल्यू 2 नहीं लेंगे, -2 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हाफ। तो यहां से ये E बाई 2/3 की वैल्यू हाफ हो गई, तो यहां से जो नेट ईएमएफ हो गया वो 1/3 वोल्ट का हो गया। तो अब अगर मैं अपनी पूरी सर्किट को देखूं तो इसमें 1/3 वोल्ट के ईएमएफ की एक बैटरी लगी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 है। तो जो करंट हो जाएगा वो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि बेसिकली 1/3 अपॉन 10 प्लस 2/3 हो जाएगा, ऊपर ये 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 1 अपॉन 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 32 की वैल्यू ये 0.03 हो गई, और चूंकि मेरा नेट ईएमएफ पॉजिटिव है, यानी कि P2 वाले को मैंने पॉजिटिव माना हुआ लिया हुआ है, P1 को नेगेटिव, इसलिए करंट का डायरेक्शन P2 से P1 की तरफ हो जाएगा। तो ये बी वाला आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक रिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रिंग इज। तो ये मेरी रिंग रखी है और ऐसे तो दिखा पाना बहुत मुश्किल है 3D में, बट मान लो ये मेरी पेन जो है वो नॉर्थ पोल है, इसको पास ले जा रहा हूँ। जब मैं इसको पास लेकर के जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, और वो जितना पास लेके जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो इस रिंग के थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा है, रिंग के थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा ये इस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो मेरी बी इंड्यूस्ड होगी वो डॉट होगी, वो बाहर की तरफ होगी, और राइट हैंड रूल लगाऊं तो दाहिने हाथ से ये बाहर निकल करके आएगी, इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ द करंट होगा ये ऐसे हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये एक देखने का तरीका है। दूसरा एक और एनसीईआरटी में मैंने तरीका बताया है, वो भी मैं यहाँ पे बता दूं कि भाई जब मैं नॉर्थ पोल को पास ले जा रहा हूँ तो ये कहते हैं ये जो फेस ऑफ द रिंग है ये नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करेगा। तो दो तरह के साइन बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट को मैग्नेट का नॉर्थ पोल बताते हैं, तो जब मैं नॉर्थ को पास ले जा रहा हूँ उसको रिपेल करने के लिए
जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ से बिहेव करेगा, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। अगर मैं नॉर्थ पोल इसके पास होता, उसको दूर ले जा रहा होता, तो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता, यानी कि जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ उसे अपोज करने की कोशिश करता, तो ये साउथ की तरफ से बिहेव करता। तो इस तरह का एक डायग्राम बनाते हैं और यानी कि तब करंट क्लॉकवाइज होता है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, और लेंस लॉ वाला कंसेप्ट है, ये एनसीईआरटी में उसको एक सिंप्लीफाई करके दे दिया है। दोनों में से जो सही लगे वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं 200 वोल्ट का एक एसी सोर्स है, इसको तुमने एक एलसीआर सर्किट में दिया, एक्सएल 50 ओम है, एक्सी 50 ओम है। तो जैसे एक्सएल एक्सी 50 ओम हो गया, ये तो रेजोनेंस की कंडीशन हो गई, एक्सएल एक्सी आपस में एक दूसरे को काट जाएंगे। रेजिस्टेंस फॉर 25 ओम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो करंट हो जाएगा आई, वो V अपॉन Z होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सएल एक्सी कट गया, इसलिए V अपॉन R की वजह से 4 एम्पियर हो गया। और अब जो VL हो जाएगा वो I इंटू एक्सएल हो जाएगा, जो कि बेसिकली तो गड़बड़ हो गई भाई। अरे क्या मेरे से सब गलत हो जा रहा है। ये V अपॉन R की वैल्यू यहाँ पे 200 अपॉन 25 की वजह से 8 एम्पियर, मैं गलती से 100 वोल्ट पड़ गया, तो 8 एम्पियर हो गई। तो इसका मतलब VL की वैल्यू I इंटू एक्सएल हो जाएगी। तो ये 8 इंटू एक्सएल की वैल्यू 50 ओम दे रखी है, तो ये 400 वोल्ट हो जाएगी। तो बेसिकली एक्सएल 400 वोल्ट हो जाएगा, एक्सी भी 400 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो कट जाएगा। और सॉरी, मतलब VL 400 वोल्ट हो जाएगा, VC भी 400 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और VR तो बचा हुआ 200 वोल्ट होगा। तो थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं, एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इज सप्लाइड अक्रॉस अ सर्किट विद रेजिस्टेंस ऑफ 22 ओम एंड इंपीडेंस ऑफ 44 ओम। तो ये फटाक से इसका इंपीडेंस ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो नहीं बना मुझसे, पर जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 22 ओम है और Z 44 ओम है। यहाँ से ये 22 रूट 3 ओम हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। तो यहाँ पर जो मेरे कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी, फाई हाफ हो गया, तो कॉस फाई की वैल्यू हाफ हो गई। अब ये कह रहे हैं पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट, पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई होती है। तो V जो है मेरा वो 220 है, I जो हो जाएगा वो I की वैल्यू V बाई Z होती है, तो वो 220 बाई 44 हो गया और इंटू 1 अपॉन 2 हो गया कॉस फाई की वजह से। तो ये 5 हो गया और ये 110 हो गया, तो 110 इंटू 5 करेंगे तो 550 वॉट। ठीक है, इसको देखने का दूसरा तरीका ये भी था कि अगर हम V बाई Z से करंट निकाल लेते तो करंट 5 एम्पियर था। अब किसी भी सर्किट में खाली रेजिस्टेंस में ही पावर लॉस होता है, तो दूसरा तरीका ये था कि मैं I स्क्वायर R लिख लेता, बिकॉज यही पावर लॉस है। V स्क्वायर बाई R नहीं लिख सकते, बिकॉज V टोटल वोल्टेज है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज नहीं है, लेकिन करंट तो सबके लिए I ही है। तो ये बेसिकली 25 इंटू 22 हो जाता, तो ये भी यही 550 वॉट आ जाता। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इंस्टेंट ऑन इट द बैंड गैप। अरे भाई, तो बेसिक सा सवाल ये है कि भाई क्यों बढ़ेगी बताओ। कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ेगी कि चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। तो जब तुमने लाइट मारी तो चार्ज कैरियर बढ़ गया, उसका कारण क्या है कि लाइट ने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर दिए। तो इसका मतलब जब लेमडा लेस देन लेमडा नॉट, अगर मैं इसको लेमडा नॉट कह दूं, तो लेमडा लेस देन लेमडा नॉट के लाइट से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जा रहे हैं। इसका मतलब जो मेरा बैंड गैप है Eg वो एक्सी बाई लेमडा नॉट है। तो यहाँ से जो Eg की वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना है, कहीं से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। चलो इसमें मैं एक बात तुमको बता दूं, कई बार बच्चों को बहुत आसानी होती है। ये जो लेमडा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन है, इसको करने का एक तरीका हम लोग ये रखते हैं कि जब एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो लेमडा की वैल्यू
91.1 नैनोमीटर होती है। ये हमको सिखाया गया है हाइड्रोजन एटम से, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब तुम लेमडा को बढ़ाओगे, ठीक है, तो एनर्जी घटेगी, इनवर्स रिलेशन है। जब तुमने लेमडा को 2480 नैनोमीटर किया, जो एनर्जी हो जाएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इसका मतलब 13.6 इंटू 91.1 अपॉन 2480 हो गई। तो ऐसे तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको डिवाइड करके यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। और ये आंसर बेटा अप्रोक्सीमेटली ये नंबर अगर 91 देखो तो डिनोमिनेटर में 25 आ गया, और 13.6 को 25 से डिवाइड करोगे तो करीब करीब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो सही से आंसर आ जाएगा। बट बेसिकली क्या है, हमें एक ये मन में एक ये पहले से ही ये रिलेशन पता हुआ है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होता है वो 91.1 नैनोमीटर होता है। तो हम वहां से अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, पूरा hc बाई लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। 37 आ गया, द apparent depth of water in a cylindrical flask of a cylindrical tank of diameter 2r is reducing at a rate of x centimeter per second when the water is being drained out at a constant rate. The amount of water drained in cc per minute is। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये जो हाइट है, जिसको जब मैं यहां से देखता हूं बाहर से, तो मुझे हाइट h नहीं दिखाई देती है, जो मुझे अपरेंट हाइट दिखाई देती है वो h बाई यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो जाएगा। हालांकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 ही होता है, तो h अपॉन n2 इंटू n। ठीक है, ये मेरी रियल हाइट हो जाएगी। तो यहां से बेसिकली अगर द अपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल water tank of radius 2r is reducing at a rate of x centimeter per second, तो जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ h डैश है, dh डैश बाई dt जो है वो x सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब dh बाई dt जो हो जाएगा वो n2 बाई n1 इंटू x सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसको अगर डायमीटर 2r है तो बेसिकली रेडियस r है, तो इसको पाई r स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा रियल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा। तो ये वाला आंसर क्या हो गया, पाई r स्क्वायर इंटू एक्स इंटू अपॉन एन। ठीक है, नंबर 40 क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल नहीं है ये, एक तरह से नोन फैक्ट है, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा गैलेक्सीज वगैरह के बारे में जानते तो है नहीं, खाली जो पढ़ा दिया जाता है जानते हैं। तो जो हबल्स लॉ है, हबल ने यही बात कही थी कि जब जिस तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है उसमें जो जो गैलेक्सी जितनी दूर है उसमें उतनी ही ज्यादा रेड शिफ्ट होगी। तो अकॉर्डिंग टू हबल्स लॉ द रेड शिफ्ट ऑफ अ रिसीडिंग गैलेक्सी एंड इट्स डिस्टेंस r फ्रॉम अर्थ आर रिलेटेड एज दैट z इज प्रोपोर्शनल टू r। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा कि डेल्टा न्यू बाई न्यू proportional to r। ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 45 है, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से। कह रहे हैं इफ कलेक्टर करंट इज 120 मिली एम्पियर एंड बेस करंट इज 2 मिली एम्पियर। तो जैसे इन्होंने ये रेशियो दिया, मेरा बीटा इज इक्वल टू 60 आ गया, बिकॉज वो IC बाई IB होता है एंड द रेजिस्टेंस गेन इज 3 वॉट पावर गेन। तो हमें मालूम है कि वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बीटा इंटू R2 बाई R1 या RC बाई RB जो भी कह लो वो हो जाएगा, और पावर गेन है बीटा स्क्वायर इंटू R2 बाई R1। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 3। ठीक है, तो करंट गेन को रेजिस्टेंस गेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करंट तो वोल्टेज गेन आ जाता है 180 आ गया, और उसको फिर करंट गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 इंटू 6 करेंगे तो ये
180 into 60 करेंगे तो 1080 आ जाएगा। इसके साथ क्या कहते हैं, हम ये वीडियो बंद कर रहे हैं। अगली क्लास में हम केमिस्ट्री के डाउट लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।